अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब सिर का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुहाब सिर। ज़िंदगी आसान से आसान तर होती चली जाती है जब आप ये सोचते हैं, इस चीज़ की नीयत करते हैं कि आज के दिन में मैं जो भी काम करूँगा मुझसे ज़्यादा बेहतर वो काम कोई भी नहीं कर सकता। एक ये चीज़, और एक जो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करती हूँ और वो कामयाब तरीन फार्मूला भी है, लेट मी शेयर विद यू। अगर आप सुबह सुबह उठ के सिर्फ ये सोचें कि कल के पूरे दिन में आपने क्या सीखा है, कल के पूरे दिन में आपने क्या सीखा, आपने किस तरह से उसको टैकल किया है, ज़िंदगी जिसे आप एक जंग कहते हैं आपने उसको किस तरह से लड़ा है, ये जीता कैसे है, या आपकी मात और हार कहाँ पे हुई है। तो मैं हमेशा सुबह उठ के सोचती हूँ कि मैंने कल के दिन में क्या किया, कल के दिन में जो चीज़ मैंने डायग्नोज की है और जो मैंने चीज़ देखी है, आइडेंटिफाई करने के साथ साथ सिक्योर भी किया है, वो ये थी कि वक्त आपके पास कम हो, लेकिन अगर आपके पास एक टारगेट हो और आपने उसको अचीव करना हो तो यकीन करें आपके इर्द गिर्द की हर वो चीज़ जो जानदार है या वो बेजान है वो आपकी हेल्प करना शुरू हो जाती है। आई एम टेलिंग यू, ये आपका फॉर्मूला है ज़िंदगी का। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की एक फ़ी पे करनी थी, जो कि मुझे लगा था कि इट सीम्स टू बी लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि पूरी रोड के सारे ATMs बंद थे। लेकिन उसके बाद मैंने क्या रियलाइज़ किया कि मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम आज ही करना है। तो वो चीज़ें बनती चली गई, हेल्प होती चली गई, क्योंकि मेरी इस चीज़ की नीयत थी और मैं इस चीज़ के हवाले से पैशनेट थी कि नहीं ये काम मैं कर लूँगी। तो ये जो मैं वाला फॉर्मूला है वो ज़िंदगी में XY चीज़ों पर लगाने की बजाय अगर आप इस पे लगाएं कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ और मुझसे ज़्यादा बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, तो उस मैं को वहाँ से निकाल दें जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इस मैं को वहाँ डालें जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। इस मैं की ज़रूरत यहाँ पर है कि ये काम मुझ जैसे मैं करती हूँ कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं को कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल करना है, इससे आगाज़ करेंगे आज के अपने शो का। लेकिन टेक्निकलिटीज़ को भी डिस्कस करना इस शो की अहम ज़रूरत भी होता है। और आजकल चूँकि कोविड-19 के बाद और सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो गई है कि हम कोशिश ये करते हैं कि अपने आप का सिर्फ़ और सिर्फ इम्यून सिस्टम बेहतर करें और दवाइयों से, एंटीबायोटिक से हमारा कोसों मील दूर का फासला हो। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? आपका कोई भी मरज़ है उसका इलाज हमें इमीडिएट सोल्यूशन के तौर पर मिलता है एंटीबायोटिक से, और एंटीबायोटिक को लोग प्रेफर भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको इमीडिएटली उसका हल भी मिल जाता है, पेन से आराम भी आ जाता है। लेकिन लॉन्ग प्रोसेस में आप किस तरह से एंटीबायोटिक से जान छुड़ा सकते हैं, मेरी तो यकीन करें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत भी तबीयत ख़राब हो तो मेरी अंत तक कोशिश ये होती है कि मैं एंटीबायोटिक ना लूँ, चाहे वो पेन किलर की सूरत में हो या चाहे किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में हो। तो आपने इससे कैसे जान छुड़ानी है? अगर आपको हड्डियों का, जोड़ों का मसला है या आपकी जिस्मानी कोई भी मसला आप डायग्नोस हुआ है, कोई ऐसी बीमारी जिसका आपको नहीं पता या जिसको डॉक्टर से डायग्नोस कर लिया, उसका बग़ैर एंटीबायोटिक, बग़ैर दवाइयों की किस तरह से इलाज मुमकिन है, आज के इस शो में आपको स्पेसिफिकली ये बताएंगे। ये शो सब देखने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप जब जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं जिन लोगों से मिलती हूँ, मिलने के बाद मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि लोग एंटीबायोटिक खा के मज़ीद बीमार महसूस भी करते हैं और हो भी जाते हैं, क्योंकि आपका स्टमक जब हैवी मेडिसिन डोज लेता है तो वो उस तरह से फंक्शनल नहीं होता जिस तरह से एक हेल्दी और आपका सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद एक जिगर होता है, जो मैदा होता है, वो जो आपका हमेशा पूरा सिस्टम बिगाड़ता भी है और बनाता भी है। तो किस तरह से एंटीबायोटिक से बचना है, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज़ इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड, और मैंने इस तरह की, इस नौयत की किताबों को ना पहले पढ़ा है जो इन्होंने लिखी हैं और ना ही इस तरह का तरीका इलाज मैं इस तरह से डिस्कस कर चुकी हूँ ऑन स्क्रीन पे। तो मैं आज इनसे आपका तारुफ कराऊंगी, आपके सवालात भी शामिल किए जाएंगे आज के प्रोग्राम में, ताकि आपके जो भी इस मरज़ से रिलेटेड या एंटीबायोटिक से रिलेटेड जो भी सवाल हैं, जब आप चाहते हैं कि किस तरह से आपका इलाज मुमकिन है एंटीबायोटिक के बगैर, तो आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड जावेद मिर्ज़ा साहब, इन्हें कहते हैं, ये कायरोप्रैक्टर हैं। कायरोप्रैक्टर ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसमें आप बगैर दवाइयों के हड्डियों का इलाज करते हैं, और ये तमाम देखने वालों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट शो साबित हो सकता है, ये मैं आप सबको बता रही हूँ। इसके अलावा 8 किताबें हेल्थ पर ये लिख चुके हैं, तो हेल्थ रिलेटेड जो भी आपके सवाल आते हैं आज के प्रोग्राम में हम उसको करेंगे शामिल, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपको हमेशा बुलाकर मुझे इस प्रोग्राम को प्रोडक्टिव बनाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आजकल हर दूसरे बंदे को कोई ना कोई छोटी बड़ी डिजीज़ होती है, लेकिन 8 किताबें जो आपने लिखी हेल्थ रिलेटेड, आपकी, मुझे लगता है क्योंकि आप कायरोप्रैक्टर हैं तो आपकी अंत तक कोशिश यही रही होगी कि दवाइयों के बगैर किस तरह से इलाज मुमकिन है। जी मैडम, मैं दवाइयों के बगैर इलाज ना सिर्फ बॉडी पेन्स तक तमाम तर करता हूँ, बल्कि तमाम दिमागी अमराज जितने हैं, लेट से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, फोबिया एक्सेट्रा, उनका भी ट्रीटमेंट करता हूँ। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पहले 2 लफ्ज़ ये कहने हैं
कि जो एंटीबायोटिक और आपने पेन किलर्स का नाम लिया, पेन किलर्स आपको वक्ती रिलीफ देते हैं, लेट्स से 4 to 6 आवर्स और 2 to 3 आवर्स, जिस तरह का पेन किलर होगा वो टेम्परेली आपको वो फॉर द टाइम बीइंग आपका ब्लड में वो टेम्परली दिमाग को मैसेज नहीं जाने देगा, और मैसेज दिमाग में नहीं जाएगा तो वो आप फील करेंगे कि बेहतरी आ गई है, बट इनफैक्ट यू आर नॉट गेटिंग बेटर। इनफैक्ट डिजीज़ अपनी जगह, प्रॉब्लम अपनी जगह कायम है, लेकिन आप सिर्फ दिमाग में महसूस नहीं कर रहे, ब्रेन में तमाम महसूसात होती हैं। लेट्स से मुझे थोड़ा सा फिजियोलॉजी इसकी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। लेट्स से हम 5 सेंसेस की मदद से काम करते हैं। 5 सेंसेस यू मस्ट बी नोइंग, टच, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा। लेट्स से मुझे किसी ने टच किया, या मुझे कोई ठोकर लगी, या मुझे कहीं ज़ख्म हुआ या दर्द हुई, तो एक्चुअली ये हमारी नर्व्स जो हैं, इसमें हमारी नर्वस सिस्टम का मेन हिस्सा, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड असिस्टिंग इट, एंड स्पाइनल नर्व्स, जिनके ज़रिए ब्लड थ्रू आउट द बॉडी जाता है। सेंसेस, हमारी जितनी रिफ्लेक्सेस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग कंट्रोल करता है थ्रू आउट द बॉडी। तो इन सेंसेस ने पास किया मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स, और इसमें बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, और ओवरऑल बॉडी में 1 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स हैं। तो इन्होंने मैसेज दिमाग को पास किया, मैसेज दिमाग में ब्रेन स्टेम में गया, थैलमस में गया, सेंसरी कॉर्टेक्स में गया, और उसने बताया कि किसी जगह पेन है, और लम्हाती तौर पे दिमाग ने रिस्पांस दिया कि उसको इस तरह डील कर लो। तो लम्हाती तौर पे टेम्परेली ये पेन किलर और एंटीबायोटिक तो आपको अफादियत रखते हैं देने के लिए रिलीफ, लेकिन अल्टीमेटली मर्ज बढ़ता रहता है, और वो इतना बढ़ जाता है कि जिसमें कि प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कायरोप्रैक्टिक टेक्निक वर्ल्ड वाइड टेक्निक है, इसमें सारा यूरोप, अमेरिका, नाउ दे गिव लेस ऑफ मेडिसिन, लेस ऑफ सर्जरी एंड मोर ऑफ दिस ट्रीटमेंट। उधर जगह जगह कायरोप्रैक्टर्स हैं, 50 से करीब, तो अलोन इन अमेरिका देयर आर यूनिवर्सिटीज टीचिंग द सेम थिंग। यूरोप पूरा भरा पड़ा है इन यूनिवर्सिटी से जो ये सिखाता है, और जापान, मलेशिया वगैरह, चाइना में ये यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं अभी। और इसमें बताया जाता है कि ओरिजिन, जहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्सेस हमारी कंट्रोल होती हैं, दिमाग कंट्रोल करता है, और दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ जॉइंट्स हमारे। तो इस जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम आया होगा, लेट मी गिव यू एग्जांपल, कि अगर आपके सर दर्द या चेहरे पे खिंचाव आया, तो ये C1, C2 जो आपके अपर वर्टेब्रास हैं, जहाँ से दिमाग से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, वहाँ से ये प्रॉब्लम आया, सबलक्सेशन आई। इसी तरह अगर गर्दन, कंधों, बाजुओं में दर्द आया, तो ये C6 जो छठा मोड़ है, ये गर्दन के निचले हिस्से में, इस जगह से प्रॉब्लम आया। और अगर लेट से टांगों में, कमर में या किसी जगह प्रॉब्लम आया, तो ये आपकी लोअर बैक से जो वर्टेब्रास हैं, L3, L4, L5 लंबर वर्टेब्रास, दोज आर कॉल्ड, उनसे प्रॉब्लम आया, और सबलक्सेशन आ जाती है एज यू एज इन प्रोसेस। या कुछ सूरतों में तो यहाँ अभी 14-14 साल के बच्चे भी मेरे पास इलाज के लिए आ रहे हैं, इन ए वे कि जिन चीज़ों से हड्डियाँ बनी हैं, हम उस नेचुरल लाइफ को छोड़ते जा रहे हैं। लेट्स से हड्डियां हमारी 7 चीज़ों से बनी हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और इसमें जब तक कुछ चीज़ों का रिएक्शन नहीं होता, लेट्स से आप कैल्शियम जितनी मर्जी लें, लेकिन अगर विटामिन डी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, तो वो आपकी बॉडी एब्जॉर्प्शन में नहीं उनको लेगी। तो इसलिए ये जैसे आजकल हमारी आदत हैं, बच्चों की आदत हैं, घर में इंडोर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, मोबाइल से खेलते हैं, कंप्यूटर से खेलते हैं, आउटडोर गेम्स में नहीं जाते, फील्ड में नहीं जाते, एक्सरसाइज में नहीं जाते, पार्क में नहीं जाते, जिम में जाने को प्रेफर करते हैं, तो उसमें विटामिन डी की तो कमी आ जाती है। तो ये बुढ़ापे के मसाइल थे, ये आजकल 14-14 साल के बच्चों में भी शुरू हो गए हैं, और हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बच्चों की शक्ल में होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए आप बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर इस चीज़ की कि बच्चों में चीज़ डायग्नोस होना शुरू हो गई है। अब इसलिए मेरा एक्चुअली अगला सवाल इमीडिएटली यही था कि हमने ज़्यादातर बच्चों में हड्डियों की कमज़ोरी को देखा, जो हम कहते हैं कि प्रोटीन की कमी भी है और बहुत सारी कमियाँ हैं, विटामिन की कमी है, लेकिन इस डेफिशिएंसी को आपको क्या लगता है कि डायग्नोस तो चले हम एक मर्ज़ को कर रहे हैं, इस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए या वक्त पर आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास घर में क्या सोल्यूशंस? देखिए, एक अल्लाह ताला ने नेचुरल सिस्टम दिया है।
आपको धूप में से सबसे ज़्यादा जो विटामिन डी है, मैंने 7 चीज़ें गिनवाई जिनसे हड्डियां मुश्तमिल हैं, जिन पे कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। इनमें से कुछ चीज़ें रिएक्शन से अब्जॉर्ब होती हैं। लेट्स से जैसे मैंने गुजारिश की कि कैल्शियम भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाती जब तक विटामिन डी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। अब नेचुरल सिस्टम में आप धूप में निकलना चाहिए, आपको सुबह सैर करनी चाहिए, आपको जैसे गाँव वगैरह में अक्सर करते हैं, खेतों में काम करते हैं, शाम के वक्त, मगरब के वक्त धूप में विटामिन डी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सूरज की शॉ में होती है, अल्ट्रावायलेट रेज में, जो सुबह के वक्त और शाम के वक्त ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है हमारी। तो वो इंतहाई ज़रूरी है, जो दूसरी विटामिन्स एंड मिनरल के साथ मिलके एब्जॉर्प्शन के लिए हड्डियों का जुज़ बनती है। अगर ये नहीं मिलेंगी, रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगेंगी। आजकल हमने नेचुरल सिस्टम को छोड़ दिया है, जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हम खुराक भी वो लेते हैं पिज़्ज़े वगैरह की शक्ल में, इन चीज़ों डाइट हमारी इस तरह की है कि वो हमें न्यूट्रिशन कमज़ोर उसमें करती पूरी है, नहीं yes. होती। और वो जो नेचुरल चीज़ें हैं, लेट्स से विटामिन डी एक्सेट्रा, वी आर आल्सो अवॉइडिंग दैट इन ए वे कि घर में ही रहते हैं, जिम में रहते हैं, मोबाइल में काम करते रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, तो हम अपने आप को उस चीज़ से महरूम कर रहे हैं जो नेचर ने हमारे लिए पैदा बेसिकली जिसे किया। हम वर्कआउट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आप मुशक्कत करें, घर में खुद काम करें, उठे जी। बैठे अपनी बॉडी को मूवमेंट देना समटाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। करण साहब, हम कम टू द टेक्निकल पॉइंट्स। देखिए, आप कायरोप्रैक्टर हैं या। और कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ होती है जो कि सिर्फ आपको पता है कि आपने उसका इलाज किस तरह से करना है, लेकिन हमारे घर में बड़ों और बूढ़ों को जोड़ों का मसला बहुत ज़्यादा होता है। जी। कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कि आपसे इलाज करा चुके हैं, और आप हड्डियों का इलाज बगैर दवाइयों के, मोरों का और जोड़ों का इलाज कैसे करते हैं? देखिए, मैं तो पिछले 12 साल से कर रहा हूँ और मेरे काफ़ी ज़्यादा मरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मरीज़ हैं। मैं बॉडी पेन से लेके पैरालिसिस तक बहुत से ऐसे मरीज़ों का इलाज कर चुका हूँ जो ठीक इंशाल्लाह अल्लाह के करम की वजह से हो चुके हैं। शफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन हमारे इलाज में इंशाल्लाह वेरी फर्स्ट सेशन, वेरी फर्स्ट डे से रिलीफ शुरू हो जाता है विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी। अमेजिंग। सर, ये बताएगा कि अगर तमाम तर सूरत हाल को आप देखें तो डायग्नोस करने से लेके, इलाज करने से लेके रिकवरी तक, ये 3 स्टेप्स हैं। इनका प्रोसीजर कितना प्रोलॉन्ग होता है, आप इसे किस तरह से लेके चलते हैं, वो डिपेंड करता है कि बीमारी किस नौयत की है, क्या कितनी पुरानी है। जी, डेफिनेटली मैं उसमें थोड़ी सी वजाहत करना पसंद करूँगा। बाहर के ममालिक में तो इवन प्रिकॉशनरी तौर पे, और आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिकॉशनरी तौर पे वो कायरोप्रैक्टर के पास हर महीने जाते हैं विद द सिंपल लॉजिक। क्या आप अपनी गाड़ी के अट्यूनमेंट आप कराने जाती हैं जब इंजन सीज हो जाता है, या पहले जाती हैं? पहले जाती है ना, आफ्टर ए फिक्स माइलेज और आफ्टर ए फिक्स पीरियड। तो वो कहते हैं कि आपकी गाड़ी भी तो सारा दिन चल रही है, इसमें भी फ्लक्चुएशन आ जाती है, इसमें भी हड्डियों में सबलक्सेशन आ जाती है, इसमें भी वीकनेस आ चुकी होती है, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि आ जाती है। तो इन सारी वजूहात की बिना पे आपको उसका प्रिकॉशनरी करना चाहिए ट्रीटमेंट। अब हम प्रिकॉशनरी तो नहीं करते, हमारा मुआशरा जैसे है, आप भी जानती हैं कि हम लोग उस वक्त तक अपनी बॉडी को इग्नोर करते रहते हैं। हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम होता है स्वाय अपने आप के लिए, और हम अवॉइड करते रहते हैं उस चीज़ को कि कोई बात नहीं, काम चल रहा है, चलाओ। और उस वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं जब एक लिमिट से आपको चलने फिरने से रुक जाते हैं, एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है, एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है। तो जाहिर है बीमारी पे डिपेंड करेगा कि वो आपने कितना डैमेज कर चुकी है आपको, या आपको कितना ज़्यादा मसला आ चुका है। अगर आप इब्तदाई तौर पे आ जाएंगे तो इट मे जस्ट टेक 1 सेशन, और अगर आप इतना उसको बुरी हालत में लाएंगे कि पैरालिसिस तक बात पहुंची होगी, तो डेफिनेटली इट विल टेक मोर सेशंस, मोर टाइम। लेकिन सर, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या? देखिए, हमने आगाज अपने प्रोग्राम का इस बात से किया कि हमें इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए होता है। इमीडिएट सोल्यूशन इंशाल्लाह पहले दिन से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो कायरोप्रैक्टर के अंदर है ना, देखिए हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो कहते हैं कि हमें, देखिए, पेन जब किसी को हो रहा होता है तो किसी को कोई चीज़ और महसूस आपको हो नहीं रही होती, तो इमीडिएट हमें सोल्यूशन चाहिए होता है कि हमें पेन से आराम मिले, पेन से रिलीफ मिले। हम एंटीबायोटिक या कोई भी जो उस बीमारी की, उस नौयत की होती है दवाई हम खा लेते हैं, हमें फॉर द टाइमिंग आराम मिल जाता है, लेकिन वो बीमारी उस तरह से अंदर पल रही होती है, उस तरह से आगे बढ़ रही होती है। एक्सट्रीम पे पहुंचकर हमारे पास कोई और सोल्यूशन होता है, समटाइम सर्जरी के अलावा, समटाइम हमें ऐसे स्टेप लेना पड़ता है जो कि हम नहीं लेना चाहते। तो बीच पे किस पॉइंट पर आकर आपको लगता है कि आपको, जैसे आप रैंडमली टेस्ट कराते हैं 6 माह बाद, कायरोप्रैक्टर को विजिट करना
ये शोर पैदा करना ये लोगों में कि आपके पास हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, हमारे पास हल मौजूद है। ज़रूरी नहीं कि आपने एक्सरे कराने हैं, आपने सर्जरी करानी है, आपने हड्डी जुड़वानी है, आपने अस्पताल ही जाना है। ये नौयत कि आपको क्या लगता है कि लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करने में हमें कितना टाइम लगेगा? अभी भी 80% लोगों को नहीं पता कि हमारे पास कायरोप्रैक्टर की ये एक्सपर्टीज़ मौजूद है। वेरी राइट, वेरी राइट। बाहर के ममालिक में आई सेड कि इट इज़ ए कॉमन नाउ प्रैक्टिस, और यहाँ पे कॉमन ट्रीटमेंट बाहर के ममालिक में है। यहाँ पे चूँकि वो एनवायरनमेंट्स नहीं है, लोग जल्दी में होते हैं कि जी ये काम करें, बस रिलीफ लें, और टेम्प्रेरी रिलीफ हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स रखती है। लेट्स से आपने खुद कहा कि ये आपके स्टोमक को भी डिस्टर्ब करेगी और आपकी किडनीज को भी डैमेज करेगी, एंटीबायोटिक भी डैमेज करेगी, और जो आपके पेन किलर्स हैं वो भी डैमेज करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम उस वक्त बढ़ता जाता है जब आप इसको इग्नोर करेंगे। अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो इंशाल्लाह इमीडिएट रिलीफ पहले सेशन से शुरू हो जाती है। बट अगर बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ा हो तो देन इन दैट केस वी कैन रिजॉर्ट इनिशियली ए कम्बिनेशन जो पेन किलर्स ले रहे हैं, एंड सब्सिक्वेंटली हम उसको टेपर ऑफ करते जाते हैं जो पेन किलर्स हैं, और फाइनली इससे रिलीफ मिल जाती है कि जो ओरिजिनल कॉज है उस कॉज को जब हम दूर करेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कल सब टेक्निकल पॉइंट में ये बताएगा कि अगर हम मोरों की और जोड़ों की बात करें तो इसका तरीका इलाज जो है वो कहाँ से उसका आगाज़ होता है, किस चीज़ का कनेक्शन किससे होता है। फॉर एग्जांपल हम गले की बीमारी में कहते हैं कि अगर आपका गला ख़राब होता है तो आपकी आंखें, नाक, ज़ुकाम ये चीज़ें इंटरलिंक करती हैं। तो ये जो हड्डियों का पूरा एक हमारे पास ढांचा मौजूद है, कौन सी चीज़ कहाँ से लिंक करती है, इन टेक्निकलिटीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? ब्रीफली अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे देखने वाले घर बैठ के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ इस तरह से नहीं सही चल रही होगी, तो ये वाली हड्डी ख़राब है, ये वाला मोरा इसलिए पेन कर रहा है। ये टेक्निकलिटीज़ डिस्कस जी, मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे नर्वस सिस्टम के 3 ही मेनली हिस्से हैं। ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से 24 वर्टेब्रास है, अदर देन द फिक्स वर्टेब्रास। 24 वर्टेब्रास इन ए वे के 7 हमारे सर्वाइकल के हैं, गर्दन के मोरे हैं, थोरेसिक के 12 जो मिडल गर्दन से शुरू होते हैं लोअर पार्ट से और नीचे तक जाते हैं, लेट्स से कि लोअर बैक जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लंबर के वर्टेब्रास हैं, फिर उसके बाद सैक्रल है, फिर कॉक्सिक है जो फिक्स वर्टेब्रास है। हर 2 वर्टेब्रास के दरमियान से हमारी स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं, जहाँ पे डिस्कें हैं। हमारी डिस्कें हमारे शॉक अब्जॉर्वर्स हैं, लचक जो पैदा करती हैं। लेट्स से मैं अगर गर्दन ऐसे टर्न करूं या ऐसे टर्न करूं तो एक्चुअली इट इज़ C6 विच इज़ गिविंग मी दैट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। और अगर मैं गर्दन ऐसे करूं तो इट इज़ C1 C2। अगर मैं थोड़ा सा आपके सवाल के जवाब में उसमें ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि हमारे सर जो न्यूरॉन्स हैं उनको ऑक्सीजन, हमारे कानों को, हमारी आंखों को, हमारे चेहरे को, लेट्स से C1 C2 जो इमीडिएट वर्टेब्रास हैं लोअर देन द ब्रेन, वहाँ से इनकी रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होती है। इसी तरह गले की रिफ्लेक्सेस C5 5वां वर्टेब्रा जो गर्दन का है उससे होती है। गर्दन, कंधे, बाजुओं, उंगलियों, सारा कुछ C6 से कंट्रोल होता है। हमारा सांस जो है वो थोरेसिक के फर्स्ट 2 वर्टेब्रा T1 T2 से कंट्रोल होता है। हमारी पसलियों में जो और ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, लेट्स से इनका थोरेसिक के बकाया वर्टेब्रास से होता है। लंबर के वर्टेब्रास जो लोअर बैक से शुरू होते हैं उनका काम नाभ से नीचे जो एरिया है उनके रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना है, और एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स जो है जब वो कंप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो उसमें दर्दें आ जाती हैं। और वो अक्सर औकात जब उठने बैठने में कोई दिक्कत महसूस करे, जैसे आपने कहा खुद कैसे डायग्नोज कर सकता है, या गर्दन की मूवमेंट लिमिट हो, आपने कॉलर लगे कुछ लोगों को देखा होगा, तो उसमें C6 से जो डिस्प्लेसमेंट आई बेसिकली बिसाइड अदर वर्टेब्रास ऑफ द सर्वाइकल। और अगर किसी को उठने बैठने में दिक्कत हुई या घुटनों में तकलीफ हुई तो ये लोअर बैक से आई। लोअर बैक से उठने बैठने में तकलीफ उस वक्त भी आ जाएगी। अब तो नया ज़माना है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हम कायरोप्रैक्टर तो अपनी उंगलियों से चेक करके भी आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन अगर लोग MRI करा लेते हैं, MRI में तो उसमें भी ये चीज़ स्पेसिफाई हो जाएगी कि नर्व कंप्रेशन कहाँ पे है। और लोअर बैक जैसे मैंने कहा नेवल से नीचे जो है वो लंबर के वर्टेब्रास दैट इज़ 5 जो वर्टेब्रास आते हैं और उनकी डिस्कें डील करती हैं, वहीं से स्पाइनल नर्व्स इनिशिएट होती हैं। उनमें जब कंप्रेशन आ जाएगी, उनमें दबाव आ जाएगा तो उससे एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स अफेक्ट हो जाएंगे और
प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सर ये तो देखिए आपने टेक्निकलिटीज़ बताई है कि इस चीज़ का C1, C2, C6 अब ताल्लुकात क्या हैं इन हड्डियों के आपस में, ये तो आपने बता दिया, कौन सी कहाँ से लिंक करती है। अगर हम आए इलाज की तरफ, तरीका इलाज की तरफ, तो अभी तक लोगों को ये मिथ समझ नहीं आई कि एंटीबायोटिक या कोई भी और होम्योपैथिक या कोई भी दवाई के अलावा आपकी हड्डियों का इलाज कैसे मुमकिन है। फॉर एग्जांपल C2 से C3 का लिंक क्या है, किस तरह से आप इसका इलाज करते हैं, कितना वक्त दरकार होता है एक हड्डी को या मोरे को ठीक होने में अगर वो डैमेज हो तो। देखिए अगर डैमेज पे वो तो डिपेंड करेगा ना मैडम, जी। अगर स्लाइट डैमेज है तो इट इज़ जस्ट वन टाइम ट्रीटमेंट और इंशाल्लाह पक्की क्योर मिल जाएगी उसमें। लेकिन उसका रूट काज भी साथ साथ आपको दूर करना होगा कि उसमें सबलक्सेशन आई क्यों, वीकनेस आई क्यों, दैट इज़ कैल्शियम, विटामिन डी एक्सेट्रा, उनको भी आपको लेना होगा। और अगर आप उसको ड्रैग करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं और आपकी गर्दन इस हद तक स्टिफ हो जाती है, जो बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि लाइक ए बैम्बू दे कांट इवन मूव देयर नेक लेफ्ट एंड राइट, ना नीचे झुका सकते हैं ना ऊपर देख सकते हैं। इसी तरह आपकी रिफ्लेक्सेस जैसे आंखों में आती हैं, अगर उसमें रिफ्लेक्सेस अफेक्ट होंगी तो आपके कान भी अफेक्ट हो जाते हैं, आंखें भी अफेक्ट हो जाती हैं और आप लेडीज में तो मिग्रेन का अक्सर प्रॉब्लम रहता है, अक्सर दैट इज फ्रॉम C1 C2। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम, और अल्लाह ताला ने पूरी बॉडी बैलेंस में पैदा की है। लेट्स से जैसे ही C6 में सबलक्सेशन आएगी, आपके इवन हाथों की जो लाइनें हैं, आपके हाथ छोटे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, लाइंस इक्वली मैच नहीं करती। टेक्निकल पॉइंट आपने लास्ट टाइम भी बताया था। लेकिन डॉक्टर अरकान साहब एक बात ये भी है कि हम तो डिस्कस कर रहे हैं खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई हड्डी डैमेज हो जाती है, कोई मोरे का मसला हो जाता है, तो उसका सोल्यूशन कायरोप्रैक्टिसिंग से किस तरह से निकाला जा सकता है। लेकिन वो बच्चे जो पैदाइशी इस हवाले से अपाहिज होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी का मसला होता है, क्या इस तरीका इलाज में उनका इलाज मुमकिन है? कर्नल साहब से इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात की जाए तो पंटो का ये आउटफिट है, आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवेलेबल होगा। चूँकि पहले 8 से 9 साल बाद फैशन रिपीट होता था, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ एक नया फैशन आ रहा है, तो वो ब्रांड्स जो डिफरेंट सोचते हैं, क्रिएटिविटी उनके पास है, वही मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। और पंटो को मैंने बेसिकली पर्सनली विजिट भी किया है, तो मैंने ये देखा है कि डिफरेंट आउटफिट्स के साथ एलिगेंसी को साथ कैटर करते हुए बहुत अच्छे आउटफिट इन्होंने बनाए हैं। तो इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर पंटो को ज़रूर विजिट कीजिएगा। प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम किस तरह से इलाज कर सकते हैं, किस तरह से मुमकिन है दवाइयों को परे रखकर सिर्फ कायरोप्रैक्टिसिंग की वजह से हम जिंदगी में किस तरह से दवाइयों से निजात हासिल कर सकते हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कर्नल साहब एक सवाल छोड़ा था मैंने, देखने वालों के लिए भी और आपके लिए भी। वो ये कि बच्चे, ख़ासतौर पर वो बच्चे जब वो पैदा होते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी का मसला होता है, मोरों का, जोड़ों का मसला होता है। एक तो हम उसको पोलियो के अंदर फॉल नहीं करती कुछ चीज़ें सिर्फ एक आधी हड्डी डैमेज होती है, इसकी वजह से वो चल नहीं सकते, या रीढ़ की हड्डी का मसला होता है, या ब्रेन का समटाइम मसला होता है। इसका सोल्यूशन कायरोप्रैक्टिसिंग में कैसे है? देखिए अगर तो बाय बर्थ है प्रॉब्लम, तो उसमें डैमेज पे डिपेंड करेगा कि क्या उसकी डेवलपमेंट हुई या नहीं हुई। अगर डेवलपमेंट उसकी हुई और अगर इफ़ देयर इज़ अ माइनर फॉल्ट तो वो तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट ही माँ के पेट में नहीं हुई और उसका डैमेज बहुत ज़्यादा है, तो इन दैट केस बाय बर्थ जो हैंडीकैप्ड होते हैं लोग या ब्रेन में हैंडीकैप्ड होते हैं, उनका इलाज मुश्किल इलाज है, लंबा इलाज है और डिफ़िकल्ट इलाज है, और वो लेकिन मुमकिन है, कोशिश की जा सकती है। और आपके पास इस तरह के केसेस कुछ आए जिस तरह आपने देखा हो इस हवाले से? जी, MS के आते रहते हैं मेरे पास। एक बहुत मशहूर हमारे एक्स जज और अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, उनकी मिसेस भी क्योर हुई। MS का प्रॉब्लम में आते रहते हैं। लेकिन मैं आमतौर पे बच्चों का इलाज जो 10 साल से छोटे हों उनका नहीं करता। अच्छा। मैं चूँकि हड्डियाँ अभी इमेच्योर होती हैं, तो मैं तो स्पाइनल मैनिपुलेशन देनी है उन्हें, जॉइंट्स की मैनिपुलेशन देनी है, उनको ठीक करना है उस लिहाज से, तो मैं बच्चों को नहीं लेता, मैं बड़ों को आमतौर पे 10 साल से बड़ी उम्र के बाद। ठीक है। कल साहब ये बताएगा, देखिए हम उन टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस करें या उन मसाइल को डिस्कस करें जो हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं। अब बच्चों का मसला चलिए हमने डिस्कस कर लिया, किस उम्र में जाकर किस तरह का इलाज उनको चाहिए होता है या उनकी हड्डियों को ठीक करने के लिए। अब अगर बात की जाए बड़ों की,
बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, घर में आजकल हर दूसरे बंदे को ये महसूस होता है या हम उसको महसूस करा देते हैं, आपको स्ट्रेस है, आपको परेशानी है, आपको एंजाइटी है। मतलब हमारे इर्द गिर्द चीज़ें इतनी ज़्यादा आम हो गई है कि हर बंदे को ज़रा सी मायूसी होती है, ज़रा सी परेशानी होती है तो हम उसको कहते हैं भाई तुम्हें तो स्ट्रेस है। हम खुद भी ये चीज़ करते हैं। कायरो प्रैक्टिसिंग में किस तरह से इसका इलाज मुमकिन है कि आप स्ट्रेस रिलीज़ कैसे कर सकते हैं, एंजाइटी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, डिप्रेशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन और एग्जाइटी का तल्लक तो आपके दिमाग से है, इससे सबकॉन्शियस माइंड से है, जो दिमाग का एक सफ़ियर है। कायरोप्रैक्टर से हम स्ट्रेस उसमें दूर करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम C1 C2 कि उनको ऑक्सीजन पूरी जानी शुरू हो जाए न्यूरॉन्स को। और जैसे मिग्रेन वगैरह में आपको मैंने पहले मिसाल दी कि मिग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन, एंग्जाइटी सबकॉन्शियस से उन सेंसिटिव लोगों को आती है, लेट्स से जिन हालात में हम रहते हैं, ऊंच नीच तो सबके साथ एक जैसी है, मुआशरा के रवैये भी एक जैसे हैं, सबको अच्छे रवैये भी नहीं मिलते, किसी को कामयाबियाँ भी ज़रूरी नहीं मिले। तो ये रवैये उन सेंसिटिव लोगों में जब वो अपने आप को इसको हर वक्त सोचों में बसा लेते हैं, सोचते रहते हैं उस पर, तो ये एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। और ये सबकॉन्शियस से वो ख्यालात आप लिंकेज की सूरत में मुसलसल जब आप उनको लिंक करते रहते हैं तो उससे ये डिप्रेशन आ जाती है। सर एक डिटेल वीडियो जो आपने हमसे शेयर की, हम चाहते हैं कि वो तमाम देखने वालों को दिखाएं ताकि उस वीडियो के थ्रू घर बैठे लोगों को ये पता चल सके कि एंजाइटी, डिप्रेशन या इसके अलावा जो डिजीजेज हैं उसको किस तरह से कैटर किया जा सकता है। हम ये प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन। करण साहब आप इसको डिटेल में डिस्कस करें या डिटेल में ब्रीफ करें। जी, इस वक्त सर्वाइकल का इलाज हो रहा है, दैट इज़ गर्दन के मोरों का, जिसमें कि मिग्रेन शामिल है, चेहरे पे स्ट्रेस शामिल है, इसमें गर्दन, कंधों, बाजुओं में जहाँ पे दर्द आ रही है, और ऊपर लिखा हुआ है C1 C2, साथ लिखा आ रहा है स्क्रीन पे कि किस हिस्से का इलाज हो रहा है। दैट इज़ जब इसमें सबलक्सेशन दूर हो जाएगी तो इमीडिएट ब्लड फ्लो जो एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स में है वो बेहतर हो जाता है। और ये जो खातून इस वक्त लेटी हुई हैं, ये सर दर्द में भी मुब्तला थी, मिग्रेन का भी प्रॉब्लम था, गर्दन, कंधों, बाजुओं का भी इनको मसला था, और उसके बाद ये जो अभी हैं इनके बाजुओं में खिंचाव आ रहा था, फ्रोजन शोल्डर था। फ्रोजन शोल्डर इन वे कि फ्रीज हो जाता है, इसमें जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्लड नहीं जाता तो उसमें नर्व सुकड़ जाती है, नर्व सुकड़ जाती है। टोटल 180 डिग्री ये इस वक्त जो ट्रीटमेंट हो रहा है ये शैटिका का है, बेसिकली लोअर बैक से जो टांगों में नर्व्स जाती हैं, दर्द रेडिएट करती है, लोअर बैक में आ जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट, रीढ़ की हड्डी का, और वहाँ से ही तमाम बॉडी का नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है। और ये हमारे पास एक और तरीका इलाज है, इसमें किस किस्म का इलाज हो रहा है डॉक्टर साहब? ये वही बैक का, लोअर बैक का और पूरी बैक का इलाज हो रहा है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का मैंने गुजारिश की कि आफ्टर द ब्रेन जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो मेन हिस्सा है, और यहीं से तमाम बॉडी को जो रिफ्लेक्सेस हैं तो पूरी बॉडी की दिमाग इन्हीं के जरिए कंट्रोल करता है। मेन कॉज जो है वो आपका बेसिकली रीढ़ की हड्डी है, जहाँ से सारी प्रॉब्लम्स शुरू भी होती हैं और इसका इलाज भी वहीं से मुमकिन है। आपको मैं रिमाइंड थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा, अगर किसी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए तो क्या कहते हैं, आपकी तो कमर ही टूट गई, कमर ही टूट गई, ओके, दिस इज देयर सिंबॉलिक, दैट इज जस्ट सिंबॉलिक। को मेन नर्वस सिस्टम का हिस्सा आफ्टर द ब्रेन इज स्पाइनल कॉर्ड, और यहीं से स्पाइनल नर्व्स इनिशिएट हो रही हैं बिटवीन द वर्टेब्रास, और उनमें जब कंप्रेशन आ जाती है, दबाव आ जाता है, सबलक्सेशन आ जाती है, और एडजॉइनिंग ब्लड वेसल सफ़र करते हैं, ना रिफ्लेक्सेस दिमाग कंट्रोल कर पाता है। लेट्स से पैरालिसिस में क्या होता है, उसमें आपके हाथ और पाँव कंट्रोल में नहीं रहते, आपका बाजू मूवमेंट नहीं करता, आपकी टांग मूवमेंट नहीं करती, तो दिमाग इस हद तक रिफ्लेक्सेस डैमेज हो जाती हैं और एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स इतनी कंप्रेशन में चले जाते हैं कि उसमें दिमाग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एक और पॉइंट ये कि अगर खवातीन की स्पेसिफिकली बात की जाए तो अभी जो हम वीडियो दिखा रहे हैं उसमें 2-3 खवातीन ही इनका इलाज किया जा रहा है। जी जी, प्रेगनेंसी के फौरन बाद 40 दिन का एक टाइम पीरियड होता है जो कि आप बड़े अगर एक सेकंड मुझे दे, वो तस्वीर गायब हो जाएगी, वो पीछे बैकग्राउंड में देखिएगा एक लेडीज की तस्वीर लगी हुई है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड से तमाम तरह रिफ्लेक्सेस बॉडी की वो दिखाई हुई है कि कहां पे लिंक करती हैं, जिसमें पूरी बॉडी का हिस्सा है, और उसमें जिस जगह पे डैमेज होगा वो हिस्सा पूरा बॉडी का अफेक्ट हो जाएगा। लेट्स से बाजू का, जैसे खवातीन जैसे आप देख रही हैं, तो उसके राइट पे
वो स्पाइनल डिजनरेशन भी दी हुई है। ठीक है। कि उसके 3 फेजेस हैं जहाँ पे स्पाइनल डिजनरेशन में मुख्तलिफ हड्डी के मुख्तलिफ मराहल हैं जिनमें वो कमज़ोर हो जाती है। जब वो कमज़ोर हो जाती है, नर्व्स चूँकि वहाँ से इनिशिएट हो रही हैं, स्पाइनल नर्व्स, वो जब खिंचाव पैदा करती हैं तो उससे कंप्रेशन आ जाती है नर्व्स पे हड्डियों की, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जी, अब मैं आपके सवाल की तरफ। सर मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि ख़वातीन को हमने देखा कि 2-3 जो आपने पेशेंट्स अब तक दिखाए हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं कि मोर और जोड़ों का मसला ख़वातीन में ज़्यादा होता है। हमने ये देखा है ख़ासतौर पर ख़वातीन जो घर में होती हैं। एक मिथ ये भी है कि प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद 40 दिन का एक ड्यूरेशन होता है जो कि ख़वातीन गुजारती हैं घर में। उस दौरान हड्डियों को ज़्यादा हवा लगने से या इस तरह के मिथ्स हमारे घर में हमारे बड़े बताते हैं ना, तो वो जो उस ड्यूरेशन के दौरान आपकी हड्डियाँ डैमेज होती हैं, वो थ्रू आउट लाइफ या तो वो डैमेज रहती हैं या तो वो बिल्कुल ठीक रहती हैं। उसका तरीका इलाज किस तरह से मुमकिन है? नहीं, मैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। वो 40 दिन का पीरियड क्यों रखा है? नंबर 1, वो कहते हैं, आपने ये भी सुना होगा बूढ़ों को कहते हुए कि हड्डियाँ कच्ची हैं, अभी कच्ची नरम हो जाती हैं, नरम हो गई। एक बॉडी में से बॉडी निकलती है तो उनको वीक हो जाना चाहिए असूली तौर पे। हड्डियाँ, मैंने आपसे गुजारिश की, 7 चीज़ों से बनी है: कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। अब जब आप इनको रिकूप करेंगे, वो एनर्जी जो वीक हो चुकी है, हड्डियां एब्जॉर्प्शन भी लेती हैं आपकी डाइट से, और अगर आप डाइट से ज़्यादा डैमेज हो पाए, डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए, तो उस सूरत में फिर आपको कुछ और चीज़ें भी, लेट से दवाइयाँ की सूरत में लेनी चाहिए, जो कि आमतौर पे गायनाकोलॉजिस्ट दे देती है। कि वो जो वीकनेस आई है स्पाइनल कॉर्ड या हड्डियों में पूरी, हमारा दिमाग भी हड्डियों पे खड़ा है, पाँव भी हड्डियों पे, टांगें भी हड्डियों पे खड़ी हैं, तो आमतौर पे गायनाकोलॉजिस्ट उनको दे देती है, ऑलरेडी दे देती है कि ये रिकूप कर लें एनर्जी। लेकिन जिनको वीकनेस रह जाए, जिनको ना रिकूप हो सके वो, तो उनको फिर खिंचाव की सूरत में और फिर उस कुछ मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में, लेट से गर्दन, कंधों, टांगों में, लोअर बैक में या अपर बैक में, उनको सबलक्सेशन आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, अलाइनमेंट सफ़र करती है। अगर गाड़ी की अलाइनमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? गाड़ी का डिसबैलेंस हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, बैलेंस उसका नहीं रहेगा। तो अगर बॉडी का बैलेंस नहीं, अलाइनमेंट नहीं रहेगी, तो इम्बैलेंस हो जाना चाहिए था। तो इम्बैलेंस जब होगा, लेट से इवन अपर वर्टेब्रास में 2 में आ जाए, सिर्फ हल्की सी डिस्प्लेसमेंट आ जाए, C1 C2 जैसा कि आपने पहले देखी, तो इवन उससे आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम हो जाता है। आप उठते बैठते चक्कर महसूस करते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो दुनिया घूम रही है। जैसे ही आप उठेंगे आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, वर्टिगो हो जाएगी, कि घूमने लगेगा सर। साहब, ये जो आप सिम्टम बता रहे हैं, लास्ट टाइम जब हमने आपके साथ एक डिटेल शो किया था, तो उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एक तो चलिए आपको पेन होती है तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये यहाँ मसला है, यहाँ मसला है। एक जब आपको पेन नहीं हो रही होती, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर डैमेज हो रही होती है, आपको उस टाइम पे पता लगता है जब वो डैमेज इज डन। तो आपने लास्ट टाइम कहा था कि आपने हाथों को इस तरह से देखें कि आपकी लाइंस मैच कर रही है नहीं कर रही, अपनी गर्दन को राइट लेफ्ट मोड़ के देखें कि वो इक्वली मुड़ रही है या फिर वो बेंड होके, इस तरह का कोई आपने सिम्टम्स बताए थे। घर में कैसे किया जा सकता है? जी, मैं अगर आपके कोई भी लिम्स में मूवमेंट इफेक्ट होती है, लेट से मैंने आपको बाजुओं का बताया था कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ बैलेंस में पैदा की। बिल्कुल ऐसे ही है। ये दोनों बाजू बराबर है, अगर इनकी सेंट्रल लाइन अलाइन करेंगे तो आगे से उंगलियां भी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर इनमें C6 से खिंचाव आया तो उसी वक्त गर्दन की मूवमेंट भी इफेक्ट होगी। लेट से गर्दन की मूवमेंट दाएं बाएं 45 डिग्री ईच साइड है, और अगर ऊपर नीचे की जाए तो 80 डिग्री है। अगर इसमें मूवमेंट में इफेक्ट आता है तो दैट मीन्स देयर इज ए सबलक्सेशन, देयर इज ए प्रॉब्लम इन द स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन में। अगर उठते बैठते आपको तकलीफ होने लगती है, अब पुराना ज़माना तो रहा नहीं, पुराने ज़माने में वो कहते हैं, पंजाबी में वो है कि हड्डी पीड़न लकी पीड़न लोकी कहन चुक चुक, असली गल है मियां ममदा विचों गई है मुक। अब वो ज़माना तो रहा नहीं, साइंटिफिक दौर है, हर एक चीज़ को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं। हम कायरोप्रैक्टर तो विदाउट MRI के भी करते हैं, लेकिन अगर आप अपने कायरोप्रैक्टर के पास नहीं भी जाते, आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी आपको MRI की तरफ रेफर करेगा कि आप MRI करा लें। उसमें ये सबलक्सेशन आ जाएगी, आपकी गर्दन में आई या लोअर बैक में आई या जिस हिस्से में भी दर्द आई, उस हिस्से की वो MRI जब कराएगा तो उसमें लिखा होगा कि नर्व कंप्रेशन है, डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है, ये सारा प्रॉब्लम उसमें लिखा आ जाएगा। तो उसको फ़र्क सिर्फ दूसरे इलाज से ये है कि वहाँ
पेन किलर या सर्जरी के ज़रिए ट्रीटमेंट हो सकता है, और कायरोप्रैक्टर तरीक़ेकार में हम इसका विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट सर्जरी उन हड्डियों को वापस अपनी जगह पे और उन नर्व्स को कंप्रेशन से आज़ाद करके विदाउट मेडिसिन करते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग, जो कि बहुत ज़रूरत भी है आजकल के लोगों को इस चीज़ का सिर्फ शौर दिया जाए कि आपने सिर्फ दवाइयों की तरफ नहीं भागना, इमीडिएट सोल्यूशन के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए आपने इस चीज़ का हल निकालना है कि इसको जो बीमारी आपके अंदर एग्जिस्ट करती है इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है। लेकिन गन साहब, एक आपने 8 से ज़ायद किताबें भी लिखी हैं, वो कायरोप्रैक्टिसिंग पे भी लिखी हैं, इसके अलावा हेल्थ पर लिखी हैं। उन किताबों का मतलब दारो मदार किस चीज़ पर है? क्या किस चीज़ को फोकस किया आपने ख़ास तौर पर पाकिस्तानी लोगों को लेके, इनके रवैयों को लेके, इनके तरीका इलाज पे लेके? क्योंकि हम अपने डॉक्टर खुद भी बन जाते हैं बाज़ वक़्त घरों में। नहीं, हम हैं ही डॉक्टर। बेसिकली कॉन्सेप्ट जो हमारे में हो, हम डॉक्टर के पास तो कम जाते हैं बल्कि खुद जाते हैं मेडिकल स्टोर पे कि ये दवाई हमें दे करते हैं। आप ये कर लें, आप वो कर लें, मुझे इससे आराम आएगा, आपको भी इससे आराम आ जाएगा। सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, दैट विच इज़ डेंजरस, जो आपको नुकसान करती है। हमें ये कॉन्सेप्ट में ये तो शामिल है कि ये दवाई, ये इलाज, ये हमारा दर्द दूर कर देगी, लेकिन कॉन्सेप्ट में ये चीज़ शामिल नहीं है कि आपका स्टोमक भी इससे अफेक्ट हो जाएगा, आपके किडनीज भी इसमें डैमेज हो जाएगी। और अक्सर लोग जो बेतहाशा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, अल्टीमेटली उनके किडनीज नहीं है और स्टोमक तो उनका अपसेट रहता ही रहता है। तो मैं उसमें की गुजारिश ये करूँगा कि उसको पहले डायग्नोज कराएं। आपने किताबों की जब बात की, मेरी फर्स्ट बुक जो है वो इस चीज़ पे है कि आपकी बॉडीज़ में, हाथ में क्या चेंजेस आ जाएंगी। लेट्स से आपके क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी पे जब आप कोई भी बीमारी में मुब्तला होते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल कि अगर कोई खुदा न खास्ता कैंसर में मुब्तला हो जाए तो वो क्या, उसको तो आमतौर पे लेट स्टेज पे ही पता चलता है। आपके एक बहुत फिल्म डायरेक्टर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो एक दफ़ा मेरे पास हल्के से प्रॉब्लम के लिए आए कि मेरी गर्दन में दर्द है, ये वो, तो मैंने उनको कहा ब्लड चेक करा लें। ही रैंग मी अप फ्रॉम शौकत खानम कि कन साहब मैं तो आया था, आपने रेफ़र किया था, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आके मुझे पता लग गया कि मैं तो कैंसर की इनिशियल स्टेज में हूँ, ब्लड जब चेक कराया तो। इसी तरह हार्ट के प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक्चुअली जब हार्ट अटैक होता है तो प्रॉब्लम तो बहुत पहले से शुरू हो चुका होता है, लेकिन हार्ट चीख नहीं सकता, बता नहीं सकता। और हम लाहौरियों को तो आदत है जैसे कि सुबह का नाश्ता हैवी, पूड़ी, हलवा, हरी से, ये सारी चीज़ें खाते हैं, और उनमें चूँकि ये कमर्शियली चीज़ें आती हैं उसमें थोड़ा सस्ता किस्म का आयल इस्तेमाल होता है। जब सस्ता किस्म का आयल इस्तेमाल होता है तो उससे LDL कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है जो हमारी रगों में जमा होना शुरू हो जाता है और पैसेज कम हो जाता है। जब पैसेज कम हो जाएगा तो बैक प्रेशर भी आएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और उससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक का भी ख़तरा होगा। तो लेकिन जब ख़तरा इस हद तक पहुंच जाता है कि हार्ट अटैक तक पहुंच जाता है तो दैट मीन्स कि वो तो पानी अब सर से ऊपर गुजर गया, और अगर आप बच भी जाते हैं तो दैट मीन्स कि डैमेज तो इनफ हो चुका है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप यही चीज़ें आप शुरू से अपने हेल्थ के कंसर्न रहें, अपना टेस्ट कराते रहें, अपनी केयर करते रहें, प्रिवेंशन करते रहें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप उस स्टेज तक जाते ही नहीं जहाँ पे इतना डैमेज हो जाए, और जहाँ पे आपको इब्तदाई तौर पे पता चल जाए उसका इलाज भी आसान होता है, फिल फौर हो जाता है। बहरहाल इन एनी केस अगर हमारे पास कोई लेट स्टेज पे भी आए तो उसको पहले दिन से रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, कमी आना दर्द में शुरू हो जाती है, और इंशाल्लाह जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो परमानेंट बेसिस पे होता है और उसके बाद दोबारा दर्द नहीं। ठीक है सर, आपको एक दफ़ा विजिट करना तो मैं भी सजेस्ट करूँगी। मैं खुद भी पर्सनली, अगर मेरे घर में कोई मसला है, ख़ानदान में कोई मसला है, आपके घर में, मुझे लगता है कि हर घर में ये मसला तो अंडरस्टूड से है कि एज की वजह से और कुछ आपकी उम्र के तकाज़े होती हैं, आपके बड़ों को हड्डियों जोड़ों का मसला होता है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय अगर इस चीज़ का शौर रखते हों, अगर इस चीज़ की सोच रखते हों, अगर इस पर रिसर्च की हो कि किसी कायरोप्रैक्टर को भी विजिट कर लेना चाहिए, तो यकीन करें कि आपके आधे मसलों का वैसे ही हल निकल आता है। कर्नल साहब, जाते जाते कैसे कंक्लूड करेंगे, देखने वाले को क्या सजेस्ट करेंगे कि ये कायरोप्रैक्टिसिंग का इल्म आपके पास होना कितना ज़रूरी है, या इसको एक दफ़ा विजिट करना कितना ज़रूरी है? देखिए, हमें इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है कि ये दवाइयाँ हमें जहाँ टेम्प्रेरी रिलीफ देती हैं वो हमें डैमेज भी करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें सेल्फ मेडिकेशन के बजाय बेहतर है कि डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए। और अगर हम जब सेल्फ मेडिकेशन करते हैं हमें मे बी कि टेम्प्रेरी रिलीफ 2-4 घंटे या 6 घंटे या 1 आध दिन के लिए मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो मसले का हल नहीं है, वो क्योर नहीं है। और जो उसके साइड इफेक्ट्स आपके आगे स्टोमक पे, किडनीज पे, वो परमानेंट है, वो परमानेंट है। लेट्स से किडनीज में अगर डैमेज हो गए
जाए और किडनीज पूरे काम ना करने लगे फिर दोबारा वो आपके चीज़ नहीं आ एंटीबायोटिक या पेन किलर की वजह से, तो उनका क्योर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये दर्दें जो हैं आपके कॉन्सेप्ट में, मैं आपके थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन पे जाने के बजाय डॉक्टर के पास जाएं, अपना डायग्नोसिस कराएं, चाहे एमआरआई के ज़रिए कराएं या हमारे कायरोप्रैक्टर के पास आएं, और हम बगैर एमआरआई के आपका डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट भी करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, और कोई साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर आपको फिल फॉर रिलीफ भी फ़ौरन मिल जाता है। मतलब आपके लिए कोई भी जो है वो फॉर द टाइम बिंग जब भी आप देखते हैं तो किसी चीज़ का इलाज उस तरह से नहीं किया जाता। फॉर द टाइम बिंग आप पेन किलर लेंगे, आपको पेन से आराम मिलेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, और फिर उससे जो डैमेजेस आपकी बॉडी में होंगे, आपकी सेहत जो इफेक्ट होगी, और वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी के साथ रहेगा। तो बार बार डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि आप ये देखें कि आपका परहेज़ जो है वो इलाज से बहुत बेहतर है। परहेज़ किस तरह से करना है? रिसर्च से। कायरोप्रैक्टर को विजिट करने के अलावा अपने आप को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ पर आप डैमेज फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी कहाँ कहाँ पर उस तरह से फंक्शनल नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। तो अपने डॉक्टर इस लिहाज से बने कि आइडेंटिफाई करें कि मसला कहाँ है। इलाज खुद ना करें, इलाज के लिए या तो डॉक्टर का रिजू करें या इसके अलावा कायरोप्रैक्टर को विजिट करना मेरे ख्याल से आजकल एक अहम सोल्यूशन हमारे पास आ गया है। होप्सो कि प्रोग्राम काफ़ी प्रोडक्टिव रहा है, आपको हल भी मिले होंगे। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सुहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोविड की वजह से प्रिकॉशन ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।